नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विकासखंड स्थित माला ग्राम पहुंचकर सघन पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने श्री धन्वंतरी धाम हर्बल वर्ल्ड हिमालय का भ्रमण कर दुर्लभ औषधीय पौधों का अनुसंधान किया और हिमालयी औषधीय वनस्पतियां राज्य की अमूल्य धरोहर हैं, जिनके संरक्षण और वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इससे हर्बल पर्यटन और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विकास और जनहित कार्यों के लिए 38 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। इस राशि से पेयजल, सिंचाई, पर्यटन और पौड़ी गढ़वाल में एनसीसी एकेडमी की स्थापना से जुड़ी योजनाओं को गति मिलेगी। इसके अलावा चंपावत में हैंडपंप और सोलर पैनलों की स्थापना तथा मुक्तेश्वर पर्यटक आवास गृह के कैबिनेट मंत्री खजान दास ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बोर्ड का उद्देश्य मंदिरों में पारदर्शिता बनाए रखना और अनियमितताओं को रोकना था। मंत्री ने कहा कि पंडा पुरोहित समाज के अधिकारियों का पूरा सम्मान किया जाएगा, लेकिन श्रद्धालुओं के चढ़ावे का उपयोग केवल मंदिरों और उनके विकास कार्यों में होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि चढ़ावे में गड़बड़ी या चोरी का दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, देवस्थानम बोर्ड जो पहले बनाया गया था वो ऐसी हरकतों को रोकने के लिए था कि इस तरह के ना, ठीक है, हमारे पंडा हैं, पंडित हैं, पुजारी हैं, इनका हक हकूक बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आदरणीय हैं, पुजारी हैं। और किंतु जो भगवान के खाते में जो पैसा चले जाता है, चढ़ाव का पैसा जाता है, जो मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए लगता है या अन्य व्यवस्थाओं के तहत जो लगता है, उसमें किसी प्रकार की चोरी बर्दाश्त नहीं है। देहरादून में बीजेपी ने प्रदेश एवं जिला स्तर की प्रकोष्ठों की कार्यशाला आयोजित की। इसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और विभिन्न प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता शामिल हुए। निकाय, एनजीओ, पंचायत स्वयं सहायता समूह, विधि और गोरखा प्रकोष्ठ समेत 6 प्रकोष्ठों के प्रतिनिधियों ने आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों पर चर्चा की। बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों की संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने बताया कि आगामी 3 महीनों के कार्यक्रम और चुनावी तैयारियों को लेकर कार्यशाला में रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन बहुत सारे लोगों को हम पार्टी से कई बार सम्मिलित नहीं कर पाते हैं अपने मोर्चों में, अपने उसमें। तो एक और प्रकोष्ठ हमारे लिए बहुत बड़ा एक काम है जो देश भर में होता है। ऐसे ही हमारे जो प्रदेश में 22 प्रकोष्ठ हैं टोटल। तो प्रकोष्ठों में जो लोग प्रोफेशनल हैं, जो अपना काम करते हैं, जो हमारे एडवोकेट हैं, जो लॉयर्स हैं, जो हमारे प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, शिक्षक हैं, ऐसे जो प्रोफेशनल लोग हैं, सीए हैं, कोई स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं या एनजीओ के में काम करने वाले लोग हैं, इस प्रकार से हमारे 22 प्रकोष्ठ हैं। तो वो जो प्रोफेशनल लोगों को जोड़ने का जो हमारा एक तरीका है, वो हम प्रकोष्ठों के जरिए उनको जोड़ते हैं, लेकिन वो भी सक्रियता से पार्टी के साथ जुड़े भी। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने गोलरभोज स्थित अपने कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में गोलरभोज जलाशय को आधुनिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना पर विस्तार से चर्चा हुई। विधायक ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री घोषणा के तहत स्वीकृत मार्ग निर्माण और सुदृढ़ीकरण कार्यों को लेकर प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि परियोजना की डीपीआर तैयार हो चुकी है और बजट स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमसे मिलने आए। रही बात क्षेत्र के विकास की, तो आप लोग जानते हो कि इस क्षेत्र में हमारी विधानसभा में बाईपास नहीं था, जिसकी वजह से जाम की समस्या हमेशा बनी होती थी।
और जब से देश आजाद हुआ तब से लेके बाईपास की मांग थी, लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ। हमारे यहाँ मांग थी बस अड्डे की, जब से देश आजाद हुआ तब से हमारे यहाँ मांग थी कि गदरपुर में जाते हैं तो मंडी की जाम की वजह से हम अपने प्रस्तावित स्थान पे हम पहुंच नहीं पाते हैं। प्रदेश में सड़कों की बदहाल स्थिति और गड्ढों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बीजेपी ने सरकार का पक्ष रखा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि जनता की सुविधाओं से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। उन्होंने बताया कि मानसून से पहले सड़क, नालों और जल निकासी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार जवाबदेही तय कर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन अधिकारी क्या आपके सरकार से डर नहीं रहे? देखिए, डरना पड़ेगा। अधिकारियों का काम जो है जनता की सेवा करना है और मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं, किसी भी प्रकार की हिला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बरसात से पहले मुख्यमंत्री ने प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठकर, उनमें पीडब्ल्यूडी सचिव भी थे, स्पष्ट कहा था कि सड़कों का, नालों का रख रखाव उचित तरीके से हो ताकि बरसात में दिक्कत ना हो। और संबंधित क्षेत्र के अधिकारी अगर कहीं लापरवाही बरती गई और लापरवाही उनके काम में पाएगी तो निश्चित तौर पर उन पर जो है सरकार कार्रवाई करेगी। और ये भाजपा की सरकार है, यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी और दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले को लेकर उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि मामले में दोषी चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ निष्पक्ष जांच कर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि केवल बयान देने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने आरोप लगाया कि सरकार के कार्यकाल में कई गंभीर मामले सामने आए हैं और अब यह स्पष्ट होना चाहिए कि कार्रवाई कब और किसके खिलाफ होगी। कहीं भी हो, बद्रीनाथ में हो या किसी के घर में हो, चोरों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और मिलेगी। सिंह कोश्यारी जी ने अगर ऐसा कहा है कि किसी ने भी हेरा फेरी की हो, घर का हो, बाहर का हो, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा ना। भगत सिंह कोश्यारी जी को ये भी पता होना चाहिए कि 9.5 साल से प्रदेश में प्रचंड बहुमत की भाजपा की उन्हीं की सरकार है। उन्हीं की सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं, उन्हीं की सरकार में बेटियों से बलात्कार हो रहे हैं, उन्हीं की सरकार में केदारनाथ में सोना पीतल में बदल रहा है, बद्रीनाथ में दान के पैसे में हेरा फेरी हो रही है। बद्रीनाथ धाम में दान और चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गोदियाल ने कहा कि जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई उसे निजी सचिव बनाकर बद्रीनाथ धाम ले जाया गया और उसकी ड्यूटी गणना कक्ष में लगाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पूरी तरह सुनियोजित मामला है और इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी से मंदिर समिति के अध्यक्ष खुद को अलग नहीं कर सकते। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। मंदिर समिति के अध्यक्ष उस व्यक्ति को अपने साथ निजी सहायक बनाकर वहां तक ले गए और चढ़ावे की गणना के काम में उसको लगाया गया। ये इरादतन किया गया कृत्य है और इस कृत्य से मंदिर समिति के अध्यक्ष स्वयं की जवाबदेही से बच नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते। देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत त्रिवेदी के आरोपों पर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया। गोदियाल ने हेमंत त्रिवेदी को सार्वजनिक चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन तय समय पर उनके नहीं पहुंचने पर उन्होंने अपने बगल में एक खाली कुर्सी रखकर प्रतीकात्मक विरोध जताया। गोदियाल ने कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से निराधार हैं और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बद्रीनाथ चंदा चोरी मामले में ध्यान भटकाने के लिए ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने करते हुए कहा कि किसी के सामने आती है तो उसके खिलाफ अगर कोई टास्क को फतह करता है तो उसके कैप्टन को उसका श्रेय मिलता है। यहाँ पर नाकिस्ती हुई है, यहाँ पर बदनामी हुई है, तो निश्चित रूप में मंदिर समिति के अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके लिए सीधे सीधे तौर पर दोषी करार हैं, क्योंकि उन्होंने समय रहते हुए इसका संज्ञान नहीं लिया और इस बात को दबाने की कोशिश की और इस बात को दबाने की कोशिश के चलते ये संदेह पैदा होता है कि इसमें इन लोगों के।
उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस नेत्री सोनिया आनंद रावत ने मसूरी विधानसभा को लेकर बीजेपी सरकार और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से प्रतिनिधित्व के बावजूद इस क्षेत्र में अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है और आपदा प्रभावित क्षेत्रों की समस्याएं अब भी जस की तस हैं। सोनिया आनंद रावत ने कहा कि मसूरी की जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है और क्षेत्र की महत्वपूर्ण जमीन की बिक्री भी चिंता का विषय है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर आगामी चुनाव में मजबूती से मैदान में उतरेगी। कि काम करने वालों को, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये कहावत आपने सुनी होगी। और निश्चित रूप से आप देखिएगा कि मुझे नहीं लगता कि कोई प्रतिद्वंदी हमारे सामने कोई खड़ा हो पाएगा, क्योंकि जमीन पर जो लोग हैं बीजेपी से बहुत नाराज हैं। और अगर ये गणेश जोशी जी या शक्तिमान जी ये कहें कि सीट उनकी है तो बिल्कुल नहीं है, ये बीजेपी की सीट थी, मानती हूं मैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं बीजेपी की कथनी और करनी में जो अंतर जो दिखाई दे रहा है वो सामने है, सबके सामने है, और जनता मुझे बहुत प्यार दे रही है। अब आपको सीधा लिए चलते हैं चमोली, जहां सीएम धामी पहुंचे हुए हैं। गोपेश्वर में एक विशेष कार्यक्रम के तहत सीएम धामी का यहां पर आगमन हुआ है। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाएंगे। चलिए सरिता बहन, ये जो हमारा झंगोरे का जो उत्पादन है इस क्षेत्र में वास्तव में बहुत होता है, और आपने मड़ाई की जो प्रोसेसिंग के लिए मशीन के लिए आवेदन किया है जी, तो आज जो है, आज इसी कार्यक्रम में आपको आज मशीन मिल जाएगी अभी। धन्यवाद सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। श्री नीरज भट्ट, ग्राम रौली, ग्वाड़ विकास खंड दसौली, विकास खंड है दसौली से श्री नीरज भट्ट। बोलिए नीरज जी कहाँ है? नीरज जी की तरफ कैमरा घुमाइए। कैमरा वाला कहाँ गया? जो तक खबरों में आगे बढ़ेंगे। 17 जुलाई को देहरादून के परेड ग्राउंड में होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। ऋषिकेश के जयराम आश्रम में आयोजित बैठक में राहुल गांधी के निजी सचिव केबी बाइजू, एआईसीसी के ज्वाइंट सेक्रेटरी मनोज त्यागी और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कपाड़ी समेत कई नेता शामिल हुए। बैठक में कार्यक्रम की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। कांग्रेस का दावा है कि अब तक 3 लाख से ज्यादा छात्र पंजीकरण करा चुके हैं, जबकि 20,000 छात्रों के कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। रुड़की के मंगलौर क्षेत्र में चर्चित सौरभ हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि सौरभ की मौत किसी हमले में नहीं बल्कि 12 बोर के तमंचे की जांच के दौरान आकस्मिक रूप से चली गोली से हुई थी। पुलिस के अनुसार घटना के बाद मृतक के साथ मौजूद साथियों ने पुरानी रंजिश का फायदा उठाकर 3 निर्दोष लोगों को झूठे हत्या के मुकदमे में फंसाने की साजिश रची थी। तकनीकी साक्ष्यों, 112 कॉल और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर लिया है। पुलिस ने मुकदमे में संशोधन कर संबंधित धाराएं जोड़ते हुए आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया है। क्षेत्र का मामला है। पुरकाजी और उत्तराखंड बॉर्डर पे एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम सौरभ है, उस पे 3 लोगों ने फायर झोंका। उन सौरभ के दोस्तों की तरफ से 112 में एक कॉल की गई और थाने में एक तहरीर दी गई कि 3 लोग जिनका उनसे 1-2 दिन से झगड़ा चल रहा था, पुरकाजी थाने में उसमें रिपोर्ट भी की गई है। उन तीनों ने हमारे दोस्त सौरभ पे फायर किया। और देहरादून में सीएम आवास से कुछ दूरी पर घटी कोला की माड़ी मार्ग पर लोहे के पुल के पास निर्माण कार्य के दौरान मलबा गिरने से 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले वर्ष बरसात में ये मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका मुख्यमंत्री, मंत्री और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया था। इसके बावजूद बरसात के बीच सुरक्षा दीवार का निर्माण शुरू किया गया, जिससे हादसा हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाया। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है।
साल से आ रही है, क्योंकि पिछली बार में जो आपदा आई थी तभी से हमारी परेशानियां। हमारा जो मेन रोड है वो तो नदी में बह के चला गया। ये जो है यहाँ पे इसके नीचे नहर है, कभी भी हादसा हो सकता है। और ये जो अभी हम चल रहे हैं ये कैंटोनमेंट की जमीन में दे रहे हैं, वो आर्मी वालों ने हमें अभी दे रखा है। अगर वो ना देते तो हम कहाँ से चलते। रोड तो बिल्कुल बह चुकी है। ये अब बड़ी बड़ी यहाँ पे डंपर वगैरह आते हैं रात रात को, कभी भी कोई देहरादून के डालनवाला थाना क्षेत्र स्थित कृष्ण कॉलोनी में फ्लैट मालिकों और जमीन मालिक के बीच लंबे समय से चला रहा विवाद उस समय बढ़ गया जब दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और मारपीट की घटना हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस और एमडीडीए की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। जमीन मालिक ने फ्लैटों की बिक्री को अवैध बताया, जबकि फ्लैट मालिक अपने अधिकार का दावा कर रहा है। एमडीडीए ने भवन और दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कार्रवाई ये है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, इन्होंने कब्जा कर रखा है। इनसे मेरा पहले एक नॉर्मल एग्रीमेंट हुआ था, बनाने के लिए इनको दिया था मैंने, और उसके बिहार पे क्या ये मेरे को ब्लैकमेल करने लग गए। उसके बाद इन्होंने बिहार में पे झूठे मुकदमे, मेरी जान को खतरा है, और इन्होंने मेरे को थ्रेट भी दिलाया था। तो उसमें ऑलरेडी इन पे मुकदमा दर्ज है। और ये बिल्डिंग ऑलरेडी मैं आज से नहीं 2024 से कंप्लेन कर रहा हूँ कंटिन्यूस बिल्डिंग के अगेंस्ट। बस इस बिल्डिंग पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। आज आके धन्यवाद करता हूँ एमडीडी और वीसी साहब का, कमिश्नर साहब का, जिन्होंने ये ऑर्डर पारित किया। ठीक है ना। और ये बिल्डिंग चारों अलग अलग नक्शे पास हैं। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट संघ उत्तराखंड के बैनर तले बेरोजगार डिग्री धारक लैब तकनीशियन अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। अपनी 4 सूत्रीय मांगों के समाधान और सरकार की सद्बुद्धि के लिए आंदोलनकारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ, हवन और पूजन किया। संगठन का कहना है कि पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर समस्याओं के समाधान का आश्वासन मिला था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज तकनीशियनों ने आंदोलन तेज करने का फैसला लिया है। यहाँ पे जो यहाँ पे आए हुए हैं उन सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि जो आप लोगों ने यहाँ पे आकर अपना अमूल्य समय दिया आज। और दूसरा ये कि हम लोगों को यहाँ पे धरने पे बैठे हुए आज 55वां दिन है और सरकार हमारी कोई भी सुध नहीं ले रही है, जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग काफ़ी समय से इसके लिए प्रयास करते हैं कि जो हमारी मांगें हैं, हमने बीच में जब मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम किया था उसमें हमें आश्वस्त किया गया था कि हमें 3 दिन के अंदर मुख्यमंत्री। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण के प्रथम चरण के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इस सूची में 71,33,785 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। वहीं राज्य में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 12,543 कर दी गई है। 14 जुलाई से 13 अगस्त की मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 15 सितंबर को प्रकाशित होगी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जगदंडे ने बताया कि जिन पात्र नागरिकों का नाम सूची से शामिल नहीं है वे फॉर्म 6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। एसआर का जो कार्यक्रम चल रहा था उसके पश्चात आज 14 जुलाई को ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन किया गया है। निर्वाचक नामावली की ड्राफ्ट सूची में वर्तमान तिथि के अनुसार हमारे पूरे प्रदेश में 71,33,000 मतदाता सूची में शामिल हैं। इसमें सर्वाधिक पुरुष मतदाता हैं जिनका संख्या 52% है और महिला मतदाता हैं जिनकी संख्या 47% है। 217 मतदाता थर्ड जेंडर कैटेगरी में अपने आप को दर्ज किया हुआ है। ड्राफ्ट सूची एक बार फिर आपको लिए चलते हैं चमोली, जहां गोपेश्वर पहुंचे हुए हैं सीएम धामी। इस दौरान वो क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाएंगे। विराजमान सभी हमारे प्रमुख सभी पदाधिकारीगण और मेरे सामने विशाल संख्या में आज इस जनपद के विभिन्न स्थानों से आए हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी स्थानीय निकायों के, हमारे यहाँ के सभी पार्षदगण गोपेश्वर के जिन्होंने मेरा स्वागत किया, सभी युवा साथी, मातृशक्ति, बड़े बुजुर्ग, पार्टी के पदाधिकारी, मीडिया के मित्र और विभिन्न विभागों से आए हुए हमारे प्रशासन के सभी विभागों के, प्रशासनिक विभागों के सभी अधिकारी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगामी कावड़ मेला 2026 को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान कावड़ मार्गों, पार्किंग स्थलों, बैरिकेडिंग, यातायात व्यवस्था और सुरक्षा
प्रबंधों का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने सभी विभागों को तय समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। लेकर लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। आज जो मुकोर मेला क्षेत्र है और साथ ही जो है संबंधित जो NH है उनका निरीक्षण किया गया है। सभी अधिकारियों के द्वारा मौके पर रहकर कार्य किया जा रहा है। जहाँ पर भी अभी कमियां दिख रही हैं उनको बता दिया गया है कि 25 जुलाई तक कार्य पूर्ण कर लें। मुख्यतः जो हमारी पार्किंग्स हैं, जो हमारे हाईवेज हैं और साथ ही बिजली, पानी, टॉयलेट्स की व्यवस्था सुचारू रहे। जगह जगह कांवड़ यात्रियों की सहूलियत के लिए साइनेजेस भी लगाए जाएंगे। तो जैसे आज हमने हिल बाईपास होते हुए सप्तऋषि, भूपतवाला, लालजीवाला, रोड़ी, बेलवाला 4.2 और इसके अलावा कांवड़ पटरी है, इसका निरीक्षण जो है आज चल रहा है। तो इसमें माइन्यूट डिटेल्स जो छोटी जो चीज़ें हैं वहाँ के पुलिस अफसर हैं उनको साथ में लेके संबंधित जो अधिकारी हैं उनको साथ साथ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि और प्रयास ये है कि 20 तारीख तक हरिद्वार पुलिस और प्रशासन पूरी तरह गियर अप हो सके कांवड़ मेले को लेकर। लेकिन सर जिस तरह मानसून के बीच डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए देहरादून जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि संभावित डेंगू मामलों पर नजर रखने के लिए सर्विलांस बढ़ा दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर समन्वय किया जा रहा है। वहीं लगातार हो रही बारिश के बीच सड़कों और संवेदनशील क्षेत्रों की भी निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि बंद मार्गों को जल्द खोलने के लिए JCB और अन्य मशीनें तैनात की गई हैं ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। डेंगू और उसको लेके हमारी जो रिव्यूज़ हुए थे तो उसमें मुझे CMO द्वारा यह अवगत कराया गया है कि अभी एज सच कोई सर्ज या स्पाइक उन्हें दिखा नहीं है, लेकिन उस पर हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और जो एरियाज़ है वहाँ से सैंपल कलेक्शन या लाबी के जो सैंपल का कलेक्शन होना है और जो केसेस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 17 जुलाई के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस जहां युवाओं और छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम की तैयारी में जुटी है, वहीं बीजेपी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड की जनता कांग्रेस को पहले ही नकार चुकी है और राहुल गांधी के दौरे से कोई राजनीतिक फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी विकास और जनसेवा के एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है। देखिए, राहुल गांधी जी के जो दौरे होते हैं वो पॉलिटिकल टूरिज्म के रूप में दिखाया जाता है उसको। आपने हर स्टेट में देखिए, चाहे वो किसी भी स्टेट में चुनाव हुआ हो, बिहार में हुआ हो, बंगाल में हुआ हो, असम में हुआ हो, और अब उत्तराखंड, यूपी और पंजाब की बारी है। तो ये उनके लिए पॉलिटिकल टूरिज्म है। मैं उसको दौरे को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ। राहुल गांधी जी को इस देश की जनता सीरियसली नहीं ले रही है। लोग उनको एक सीरियस नेता नहीं मान रहे हैं और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने स्कूल बसों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया। RTO ने विभिन्न स्कूलों की बसों का निरीक्षण कर फिटनेस, परमिट, GPS, CCTV, फर्स्ट एड बॉक्स और अग्निशमन यंत्र समेत अन्य सुरक्षा मानकों की जांच की। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों के खिलाफ चालान समेत वैधानिक कार्रवाई की गई। विभाग ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। पिछले 2 महीने से स्कूल जो है गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद थे और अभी हाल ही में अभी स्कूल्स खुले हैं। तो हमने अपने सारे ARTO एडमिनिस्ट्रेशन और RI को निर्देशित किया है कि जिन स्कूल्स में जो फ्लीट हैं, जो बड़ी फ्लीट्स हैं, उनको स्कूल में ही जाके RI के साथ टेक्निकल इंस्पेक्शन करें। एक हमने ऑडिट फॉर्म जारी किया है जिसमें बस की फिजिकल कंडीशंस और उसमें जो अगर बच्चे जाते हैं, लड़कियाँ जाती हैं, तो स्पेशली उसमें एक आया का जो होना बहुत ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें देखें। CCTV कैमरा और GPS लगा होना चाहिए, पैनिक बटन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें उस ऑडिट फॉर्म में मेंशन है। अगर किसी भी गाड़ी में कोई भी अनियमितता पाई जाएगी तो उसके खिलाफ सख्त। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।